हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम मनी का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर मनी पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर हम सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ चुके हैं। M1 कंपोनेंट तक हम पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ मनी। शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहला वो हमसे डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी इज दैट मनी विच इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। आपकी कंट्री में जो करेंसी चलन में है, सर्कुलेशन में, अगर उसको कोई अथॉरिटी इशू कर रही है, जैसे हमारी कंट्री में जो मनी रुपया चलता है वो कौन इशू करता है? वो आरबीआई इशू करता है। तो अथॉरिटी कौन सी होगी हमारे पास? आरबीआई होगी। तो जो मनी इशू कर रही है अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम फिएट मनी। हमारी कंट्री में आरबीआई के पास अथॉरिटी है नोट इशू करने का, प्रिंट करने का। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉइन्स को कौन इशू करता है? कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो चाहे वो नोट्स है यानी कि पेपर करेंसी, चाहे वो कॉइन करेंसी है, अगर इसको कोई अथॉरिटी यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या सेंट्रल बैंक हो, ये इशू करेंगे तो क्या कहलाएगा? ये फिएट मनी कहलाएगा। और फिएट मनी के साथ एक खास बात, उस कंट्री के लोग उस करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं। दे आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दैट करेंसी। अब लीगली बाउंड क्यों है भाई? क्योंकि कानून कह रहा है, क्योंकि इसको इशू कौन कर रहा है? अथॉरिटी इशू कर रही है, सरकार इशू कर रही है, या फिर आरबीआई हमारी कंट्री में इशू कर रहा है टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक 2000 रुपए का नोट है, आप मार्केट में कुछ सामान परचेज करने जाते हो, तो क्या वो 2000 रुपए का नोट लेने से कोई मना करेगा? करेगा? नो। क्यों नहीं? बिकॉज वो मनी कौन सी मनी है? फिएट मनी है, इशू गवर्नमेंट ने करी है और हमें वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी को बोलते हैं हम फिएट मनी। सेकेंड, इसी के साथ हम स्टडी करते हैं फिड्यूशियरी मनी। अब ये फिड्यूशियरी क्या है? वर्ड फिड्यूशियरी को समझ लो, फिड्यूशियरी को समझ लो। फिड्यूशियरी का मतलब होता है जहां पर कोई रिलेशन फेथ एंड ट्रस्ट का हो जाए। फेथ एंड ट्रस्ट, लाइक फादर एंड सन, फेथ एंड ट्रस्ट का। स्टूडेंट एंड टीचर, फेथ एंड ट्रस्ट का रिलेशन होता है। तो कोई ऐसी करेंसी, कोई ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? फेथ एंड ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, उसे क्या बोलेंगे? फिड्यूशियरी मनी। अब भाई ऐसी कौन सी मनी है जो फेथ और ट्रस्ट के ऊपर काम कर रही है? तो आप एग्जाम्पल के लिए कहीं पर कुछ सामान परचेज करते हैं, तो कई बार हम क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं कैश की जगह चेक्स में। आप चेक में पेमेंट कर रहे हो, सामने वाली पार्टी तो विश्वास कर रही है ना भाई कि आपके पास अकाउंट में पैसा होगा, आप सही चेक लेकर जा रहे हो और वो आपको सामान दे रहे हैं। होता है या नहीं? ऐसा ही होता है। तो चेक्स जिसको कोई अथॉरिटी नहीं, गवर्नमेंट नहीं कहती कि चेक में पेमेंट करो, गवर्नमेंट कभी नहीं कहेगी, गवर्नमेंट इसको ऑथोराइज भी नहीं कर रही है, बट ये बैंक के थ्रू चलन में है और हम चेक्स के बेसिस पर पेमेंट कर देते हैं, गुड्स परचेज कर देते हैं। तो बिकॉज सेलर का बायर के ऊपर ट्रस्ट होता है कि जो ये चेक लेकर आया है ये असली होगा, इसके अकाउंट में पैसे होंगे। वो क्वेश्चन नहीं करता है अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, चेक बाउंस हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं जी। वो ट्रस्ट और फेथ के बेसिस पर हमें चेक में सामान दे देता है। तो जब हम चेक के थ्रू सेल परचेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई? कि वो फिड्यूशियरी मनी है। बस एक लाइन की डेफिनेशन है, फिड्यूशियरी मनी इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। पेयर कौन है? जो पे कर रहा है, पेई जिसको पैसा मिलेगा। आप चेक दे दो, चेक के बेसिस पर आपको सामान मिल गया। क्यों मिल गया? आपने तो पैसा दिया नहीं भाई। वो जब चेक लगाएगा, अकाउंट में चेक क्लियर होगा, उसको तो पैसा तब मिलेगा, बट उसने सामान दे दिया आपको। क्यों दे दिया? बिकॉज उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है, वो आपके ऊपर फेथ कर रहा है। फेथ और ट्रस्ट के बीच में ट्रांजैक्शन चल रही है जिसके बेसिस पर हम चेक दे रहे हैं, और चेक के बेसिस पर एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। इट इज कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी। एक बार फिर से देखो जरा, हमने सबसे पहले पढ़ा फिएट मनी। फिएट मनी सिंपल, अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी इशू करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट इशू कर रही है, चाहे वो सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है। ऑन द अदर हैंड फिड्यूशियरी विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ, गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुल बॉडीड मनी। वेरी इंपॉर्टेंट जी, फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी एट प्रेजेंट चलन में नहीं है। ये मनी या ये कॉइन्स
आज के टाइम में सर्कुलेशन में नहीं है। फुल बॉडीड मनी क्या होता था? फुल बॉडीड मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स होता था बेसिकली, ब्रिटिशर्स के टाइम में होता था। ये क्या होता था? हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। फुल बॉडीड मनी कौन सी होती थी? इन टर्म्स ऑफ कॉइन, जिसकी कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होती थी। अब ये कमोडिटी वैल्यू क्या है? कमोडिटी का मतलब होता है मेटल, कि भाई वो कॉइन कौन से मेटल से बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है या सिल्वर का बना हुआ है या आज के टाइम पर जैसे आयरन का बना हुआ है या स्टील का बना हुआ है। ये कमोडिटी होती है। कमोडिटी मींस मेटल। तो देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या होता था? ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो मनी वैल्यू होती थी वही कमोडिटी वैल्यू होती थी। जो मनी वैल्यू होती थी वही कमोडिटी वैल्यू होती थी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने 1 रुपए का जो कॉइन था वो किस चीज का बनवाया? सिल्वर का बनवाया। 1 रुपए का कॉइन किस चीज का बनवाया? सिल्वर का। यानी कि ये एक कॉइन बना दिया जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 रुपए, और ये बनाया किस मेटल के ऊपर है? सिल्वर मेटल के ऊपर यूज किया है। क्या भाई आज के टाइम में 1 रुपए का कॉइन मान लो 10 ग्राम का भी है, 10 ग्राम का भी है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? इन टर्म्स ऑफ सिल्वर करने जाओगे तो 400-500 रुपए निकल जाएगी। और ये कितने का चल रहा था? 1 रुपए का ही चल रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम में। भाई वो क्या कहते थे? जितनी वैल्यू प्रिंटेड है हम तो उतनी ही वैल्यू मानेंगे। 1 रुपया छपा हुआ है तो चाहे वो गोल्ड का भी बना है, 1 रुपए में ही जाता था वो कॉइन। इसी सिचुएशन को बोलते हैं मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया। इंडियंस बड़े भोले भाले थे उस टाइम पर, वो कॉइन की प्रिंटिंग ही सिल्वर के ऊपर करवाते थे। अब इस बहाने से क्या हो रहा था? एक तो पैसा जा रहा था, साथ के साथ सिल्वर भी हमारी कंट्री से ब्रिटेन में जा रही थी। तो फिर से समझो, फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जहां पर भाई कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के बराबर है। यानी कि अगर एक कॉइन 1 रुपए प्रिंटेड है बट वो मेटल कौन सा यूज किया है? सिल्वर का मेटल यूज किया है, तो उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिल्वर नहीं करी जाएगी। उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है? जितना छपा है, 1 रुपया छपा है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1 रुपया ही है। इसको ही बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। जितना उसके ऊपर छपा हुआ है उसकी मनी वैल्यू भी उतनी ही होती थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी भाई आज के टाइम में जो हमारे पास मनी चल रही है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। यानी कि यहां पर क्या होता है? मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। आप बताइए आज के टाइम पर 1 रुपए का जो कॉइन है ये स्टेनलेस स्टील का होता है। किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का। क्या इस एक कॉइन में जितना स्टील लगा है उसकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर है? जी नहीं। आज के टाइम में मनी वैल्यू ज्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम छोटा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल स्टील की जो वैल्यू आज प्राइस चल रहा है मार्केट में, सपोज टू बी ₹40 पर केजी लगा लेते हैं। 40 पर केजी स्टील का प्राइस है। मैं कहता हूं 1 रुपए के कॉइन के आप 1 केजी कॉइन इकट्ठे करो। 1 केजी कॉइन कितने कॉइन्स लग जाएंगे आपके? हो सकता है 1 केजी कॉइन में आपको 100 कॉइन्स देने पड़े। 100 कॉइन्स देने पड़े। 100 कॉइन्स आप एज अ स्क्रैप बेच कर आ रहे हो, कितना मिल रहा है आपको? 40 रुपीज। 100 कॉइन्स स्क्रैप में बेचने जा रहे हो स्टील के रेट में, तो कितना मिल रहा है आपको? 40 रुपीज। बेचेगा कोई क्या आज? बिल्कुल नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा भाई? 100 कॉइन 1 रुपए के हिसाब से आपको 100 रुपए जब मिल रहे हैं तो आप उसको 40 में क्यों बेचोगे? बिल्कुल नहीं बेचोगे। इसी को बोला जाता है क्रेडिट मनी। मतलब जो वैल्यू प्रिंटेड है उसके ऊपर वो उसकी कमोडिटी से ज्यादा है। अच्छा आज के टाइम में यही 1 रुपी कॉइन अगर सिल्वर पे चल रहा होता तो भाई कोई 1 रुपया मार्केट में लेकर नहीं जाता, कहता आने दो और मेल्ट करके एज अ सिल्वर बेचेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आज के टाइम में फुल बॉडीड मनी चलती ही नहीं है। लोग आजकल चालाक हैं, फुल बॉडीड मनी चल जाए भाई सिल्वर आएगा, हम तो सिल्वर को मेल्ट करेंगे, सिल्वर के रेट में बेच देंगे। आप बेच दो स्टील करेंसी। 1 रुपी कॉइन है, 100 कॉइन इकट्ठे करो, 1 केजी के चक्कर में मेल्ट करने में बिकना कितने हैं? 40 रुपए में। 100 रुपए में 100 रुपए का सामान आप 40 में बेचोगे? नहीं। यही है क्रेडिट मनी। मतलब कि
जब आपकी मनी वैल्यू ज्यादा हो जाए किससे, कमोडिटी वैल्यू से, यानी कि जो कॉइन के ऊपर 1 रुपया छपा है ये 1 रुपया ज्यादा है उस स्टील से जितना उसमें स्टील लगा हुआ है, इसको ही हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु सप्लाइज मनी इन इंडिया। 3 मार्क्स में पूछ लेता है ये क्वेश्चन, मनी सप्लाई कौन करता है इंडिया में। देखो मनी सप्लाई के लिए 3 ही लोग, 3 मतलब चाहे लोग कह लो या इंस्टीट्यूशन कह लो, 3 लोग जिम्मेवार होते हैं, 3 लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मनी सप्लाई की किसके ऊपर, सेंट्रल बैंक के ऊपर। उसके बाद आते हैं हमारी इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक, तीसरे नंबर पर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बैंक का तो एक मोनोपोली कंट्रोल है किसके ऊपर, नोट इशूइंग फंक्शन, यानी कि हमारी इकोनॉमी में नोट इशू कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक नोट इशू करती है, 10 रुपए से लेकर उससे ऊपर के जितने भी नोट हमारी कंट्री में चलन में, करेंसी में है। कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं करती है, कमर्शियल बैंक हेल्प करती है सर्कुलेशन में। भाई आरबीआई ने नोट प्रिंट कर दिया, आरबीआई घर घर थोड़ी देने आता है, आरबीआई घर घर नहीं आता है, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को देती है, बैंकिंग सिस्टम में आता है। तो कमर्शियल बैंक हेल्प करता है पैसे को सर्कुलेशन में लेकर आने के लिए। देन इंडियन गवर्नमेंट हमारी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये भी मनी सप्लाई का। ये क्या करती है, ये जितने भी हमारे कॉइन्स है वो प्लस 10 रुपीज से नीचे के जो करेंसी नोट्स है, पेपर नोट्स है, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। तो सॉरी, सप्लायर्स ऑफ मनी में 3 लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारी कंट्री में मनी जो सर्कुलेट की जाती है, मनी सर्कुलेशन का प्रोसीजर क्या है, आरबीआई मनी इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, अगर आरबीआई पैसा छापना चाहता है, प्रिंट करना चाहता है, तो उसको 200 करोड़ रुपए का रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। कितने का, 200 करोड़ रुपीस का रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें से 115 करोड़ का तो गोल्ड, 115 करोड़ का गोल्ड मेंटेन करना होता है, और 85 करोड़ रुपीस की फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी उसको अपने पास रखनी पड़ती है। जब ये 2 कंडीशन फुलफिल होती है तब भी हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक नोट इशू कर सकता है। तो सप्लाई ऑफ मनी में, हु सप्लाई मनी इन इंडिया, इंडिया में मनी सप्लाई के 3 लोग, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई मनी इशू करता है, सप्लाई करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर। 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व बनाना पड़ता है, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होता है, और फॉरेक्स 85 करोड़ रुपए का। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो उनको रखना ही पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये एडिशनल क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए, आप इसे खुद सॉल्व करोगे, खुद लिखोगे 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको हिंट देकर जाऊंगा, बट देखो क्वेश्चन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज हाउ। कि भाई मनी जब आई, मनी के एवोल्यूशन ने सेल और परचेज को अलग अलग कैसे कर दिया। 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना ही, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ब्रीफ में समझाऊंगा, लिखेंगे आप खुद इसको। देखो जब बार्टर सिस्टम चलता था, तो एक पर्सन ए है, मान लो इसको कुछ एक्सचेंज करना है, तो सेम टाइम पर ये बायर भी है और सेम टाइम पर ये सेलर भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि भाई बार्टर सिस्टम में क्या होता है, सीसी इकोनॉमी है जी, गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते हैं, गुड्स के बदले गुड्स। तो ए बायर भी है, सेलर भी है। चलो थोड़ा सा और ब्रीफ समझते हैं और डिटेल में। एक पर्सन है बी, अब ये बी भी तो दोनों चीजें होगा, बायर भी होगा और सेलर भी होगा। सपोज टू बी ए के पास वीट है और बी के पास राइस है। नाउ ए को क्या करना है, ए को राइस चाहिए, बी को, ए को चाहिए राइस, बी को चाहिए वीट। तो ए क्या करेगा, ए पहले इसको सेल करेगा, क्या, वीट। तो भाई ए सेलर बन गया और बी क्या बन गया यहां पर, बायर। अब बी क्या करेगा, अपना राइस उठाकर इसको देगा, तो अब ए बायर बन गया और बी क्या बन गया,
सेलर बन गया। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब सेम टाइम पर दो अलग अलग लोगों के पास वो गुड्स होने जो एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करे। तो भाई एक टाइम पर ये बायर भी है और सेलर भी है। जब ये गुड्स उससे ले रहा है तो बायर हो गया, जब इसने गुड्स इसको दिए तो ये सेलर हो गया। सिमिलर कहानी बी के साथ भी है। अब मनी ने क्या किया, जब मनी आई तो मनी ने इस पूरे एक्ट को सेपरेट कर दिया। मनी ने क्या किया, मनी ने कहा भाई जो बायर है वो बायर रहेगा, जो सेलर है वो सेलर रहेगा। कैसे? मनी का एक फंक्शन है, मनी का एक फंक्शन है क्या, मनी का एक फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ए सपोज टू बी इसको राइस चाहिए, बी इसके पास राइस है, ए क्या करेगा, इसको कैश पे कर देगा और बी इसको क्या दे देगा, राइस की डिलीवरी कर देगा। अब ए क्या हो गया यहाँ पर, ए हो गया बायर और बी क्या हो गया यहाँ पर, बी हो गया सेलर। तो मनी ने क्या किया, बाइंग और सेलिंग दोनों को अलग कर दिया। बायर बायर रह गया, सेलर सेलर रह गया। तो यही है क्वेश्चन भाई की इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। जैसे ही मनी आई, मनी ने बाइंग और सेलिंग दोनों अलग कर दी। प्रीवियस एग्जांपल कर रहे थे तो ये सेलर भी था बायर भी था, ये सेलर भी था और बायर भी था। अब जब पैसा आया तो ये सिर्फ बायर रह गया और ये क्या रह गया, सेलर रह गया। इसी के साथ हमारा मनी चैप्टर होता है खत्म। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।